त्योहारी मौसम है। देख रहे हैं जिस तरह से स्टोर्स में भीड़ है, ग्राहक लगातार आ रहे हैं। और लेकिन कोई भी ग्राहक जब ज्वेलरी खरीदारी के लिए जाता है तो उनके मन में सवाल होते हैं कि क्या क्या देखना चाहिए, बिल को की कैसे जांच करे, शुद्धता की कैसे जांच करे, भाव कैसे देखे। तो तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। गोल्ड सिल्वर की भी बात करेंगे, डायमंड की भी बात करेंगे। हमारे साथ दो दिग्गज मेहमान हैं। वामन हरी पेठे के डायरेक्टर हैं आशीष पेठे साहब हैं, पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं जेम ज्वेलरी काउंसिल के। और साथ ही अशोक जैन साहब हैं जो लक्ष्मी ज्वेलरी से आते हैं, साउथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोनों मार्केट में, एक वेस्ट मार्केट से एक साउथ मार्केट से। सर, शॉपिंग को लेकर लोगों में कई तरह की दुविधाएं होती है। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं पर्सनली, मेरे जानने वाले, कि सर भाव कहाँ पे देखूँ, कौन सा भाव मिलेगा ज्वेलरी की दुकान पे। तो भाव क्या देखना चाहिए? आपके यहाँ आने से पहले किस भाव को देख कर आएँ? नमस्ते। क्योंकि आज हर एक ज्वेलर का अलग अलग रेट रहता है, तो सही है कि कंज्यूमर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आने के पहले अगर वो MCX का जो रेट रहता है वो आपको ऑनलाइन कहीं भी नज़र आ जाएगा। वो अगर देख लेते हैं, या कई ज्वेलरी एसोसिएशन से उनकी वेबसाइट पे भी हाजिर का रेट मिल जाता है, वो देख सकते हैं। लेकिन वो जो रेट रहता है वो होलसेल का रेट रहता है। अगर आप किलो 2 किलो जैसा व्यापारी लेते हैं तो उनके हिसाब से वो रेट रहता है। उसमें लगभग जो खुर्दा व्यापारी मतलब रिटेलर्स है वो अपना 2 से 3% का मार्जिन उसमें चढ़ाते, वो आपको रेट आपको रिटेल शोरूम में मिल जाएगा। ओके, यानी दो तीन चीज़ें इन्होंने बता दी। MCX पे जो भाव दिख रहा है वो उस भाव को भी बेंचमार्क के तौर पे देखे, हालांकि वो 24 कैरेट का भाव हो गया। और बाकी जो इब्जा हो गई, GJC हो गई, उनके भाव जो रहते हैं उस भाव को देखे। और वो हालांकि होलसेल के भाव होते हैं, तो जो रिटेलर्स होंगे आपके शहर के वो 1-2% का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और साथ ही उसके अलावा आपको GST 3% देना होगा। और फिर मेकिंग चार्ज तो आपको अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से देना पड़ेगा। हमारे साथ साउथ के भी ज्वेलर है, अशोक जी हैं। अशोक जी, आप लोग कैसे भाव तय करते हैं अपने स्टोर्स में? ऐसे होता है कि जनरली हमारे साउथ में हर एरिया के एसोसिएशंस अपने भाव दे देते हैं। जो रिटेल के भाव वो बेंचमार्क रहता है, क्योंकि उस भाव वो जो न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, सब जगह पे अवेलेबल रहता है, उस हिसाब से ग्राहक खरीदारी करते हैं। हॉल मार्किंग अब पूरे देश भर में अनिवार्य हो चुकी है। तो अशोक जी, आपसे मेरा सवाल था, साउथ में क्या अब जो भी प्रोडक्ट गोल्ड के बिक रहे हैं, क्या वो हॉल मार्क वाली ज्वेलरी ही बिक रही है या बिना हॉल मार्क वाली भी साउथ में बिक रही हैं? जी, ऐसा है कि अभी मेरे हिसाब से 90% के ऊपर की ज्वेलरी सब हॉलमार्क होने लग गई है। लेकिन कहाँ पे छोटे शहरों में जहाँ पे सुविधा नहीं है वहाँ पे फिर भी थोड़ी मुश्किलात है हॉलमार्किंग की। बाकी नहीं तो मैक्सिमम अभी हॉलमार्किंग करके ही ज्वेलरी बिक रही है। आशीष जी, इसके अलावा मैं 5 ऐसे की पॉइंट देखना चाहूँगा। भाव के बारे में आपने बता दिया, कोई भी खरीदार उनको क्या गोल्डन टिप्स देंगे, वो बिल में क्या देखे और क्या क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए खरीदारी से पहले? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब कभी भी आप खरीदारी करें तो GST पेड बिल आपको मिल रहा है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, वो चीज़ हॉलमार्क की हुई है ना, उसके ऊपर HOID नंबर है ना। वो जो 10x मैग्नीफिकेशन ग्लास होता है उससे आप देख के HOID नंबर है वो देख लीजिए। और वो BIS के वेबसाइट पे जाके वो कंफर्म कर लीजिए कि वो वैलिड HOID नंबर है। ओके, HOID से क्या क्या, अगर मैं BIS केयर ऐप पे जाऊंगा और 6 डिजिट का HOID जो है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस 6 डिजिट के नंबर को अगर मैं BIS केयर के ऐप पर जाकर अगर डालता हूं तो उससे क्या क्या जानकारी निकलेगी? उसमें आपको पता चलेगा कौन से हॉलमार्क सेंटर में हॉलमार्क किया हुआ है और वो क्या प्रोडक्ट है। अगर चेन है या नेकलेस है तो प्रोडक्ट का भी आपको पता चलेगा। और जल्द ही उसमें BIS केयर ऐप उसका जो चीज़ है उसका वजन भी आपको दिख जाएगा, ताकि आपको मन को सहूलियत होगी कि जो मैंने चीज़ खरीदी है वही चीज़ हॉलमार्क हुई है और उसका नंबर टैली हो रहा है। ओके, आप गोल्डन टिप्स क्या देंगे जो खरीदार यहाँ पर हैं, उनको क्या सलाह देंगे कि खरीदारी से पहले वो क्या क्या देखे, क्या क्या मांग करे शॉपकीपर से या जो स्टोर्स के मालिक हैं उनसे क्या क्या डिमांड करें? जनरली जो ग्राहक आते हैं उनको वो सोना खरीदने के पहले उनको डिज़ाइन के ऊपर ध्यान रहता है। तो वो अपनी आज की जो लेटेस्ट डिज़ाइंस है, लेटेस्ट ट्रेंड की डिज़ाइंस है, उनके ऊपर फोकस उनका रहना चाहिए। बाकी जो दुकान में जाते हैं वो दुकान का ट्रस्ट उनको रहेगा, उस दुकान में वो जाएंगे। तो जनरली उनका ध्यान उस तरफ रहना चाहिए कि उनको क्या माल खरीदना है और कैसा माल खरीदना है। क्योंकि आज के दिन इंडिया में हर जगह पे, हर स्टेट में अलग अलग जो टाइप की ज्वेलरी बन रही है, तो जो इतना वास्ट हो गया है
और अभी तो इंडियन ज्वेलरी भी नहीं, अभी तो आप इंडिया में इंडो वेस्टर्न ज्वेलरी भी देखने को मिलेगी, जो जो आज के नए पहनाव में, जैसे हर शादी ब्याहों में या कोई भी ऐसे में खाली इंडियन ज्वेलरी को, इंडियन ड्रेसिंग को छोड़ के बाकी इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनते हैं, तो उसके सूटेबल ज्वेलरी भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, किस तरह के ट्रेंड अभी दिख रहे हैं ज्वेलरी मार्केट में, गोल्ड के मार्केट में खास करके? ट्रेंड के बेले में जो आपने अशोक जी को क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देना चाहूँगा कि सिर्फ जीएसटी इनवॉइस नहीं, जीएसटी इनवॉइस में जो आप चीज़ ले रहे हैं उसका नेट वेट लिखा हुआ है, सोने का रेट लिखा हुआ है, पूरी विगतवारी उसकी उसमें होनी चाहिए। सर, वो है कि नहीं वो देखना ज़रूरी एक मैं है। और ऐड कर दूंगा ताकि आप और क्लैरिटी के साथ आप बताएंगे। सर, नेट वेट और ग्रॉस वेट, ये दोनों का फर्क होता है। नेट वेट में तो सिर्फ गोल्ड की बात हो गई, ग्रॉस वेट में जो रत्न जड़ित हो गए हैं, जो स्टोन्स हो गए हैं, उसकी वैल्यू को लेकर ग्राहकों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। अब मान लीजिए मेरे पास अगर कोई गोल्ड, मैंने कोई रिंग खरीदा या कुछ खरीदा, उसमें स्टोन्स भी लगी होती, मैं कैसे उसके भाव को डिफरेंस कर पाऊँ? आप नेट वेट में तो बता देंगे कि गोल्ड का इतना है, लेकिन आप स्टोन की वैल्यू मुझे क्या पता? अगर वो प्रेशर स्टोन है उसमें जड़े हुए तो यस, प्रेशर स्टोन का आपको अलग से उसको कीमत देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेशस है, उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू रहता है। जैसे डायमंड्स है, रूबी है, एमरल्ड्स है, तो उसका कीमत लगता है। लेकिन बिल में ग्रॉस वेट और नेट वेट का दोनों का विवरण लिखना ये ज़रूरी है, और जो नेट वेट है उतनी ही आपको सोने की कीमत देनी है, ना कि ग्रॉस वेट पे कीमत देनी है। और जो ग्रॉस और नेट वेट का डिफरेंस है, दैट इज स्टोन का जो वेट है, उसके ऊपर आपको स्टोन की कीमत देनी है। ओके, तो स्टोन्स के लिए अलग से आप लोग सर्टिफिकेट जारी करते होंगे आशीष जी? हर एक स्टोन का आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप डायमंड लेते हो तो डायमंड का जो इंडिपेंडेंट लैब्स है, वो लैब्स का आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, विच आर इंडिपेंडेंट नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, डायमंड के रेट्स को लेके काफ़ी अनऑर्गेनाइज चीज़ें देखने को मिलती है। छोटे शहरों में तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लैब डायमंड दे दिया जाता है नेचुरल बोल के। हालांकि आप लोग बड़े ब्रांड यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, आप लोग तो नेचुरल डायमंड ही बेचते हैं, लेकिन छोटे शहरों में ऐसे बहुत सारी शिकायतें आती है, फिर रीसेल वैल्यू की दिक्कत आती है। तो डायमंड का भाव हम कैसे देखें, कैसे पहचानें? अभी एक्चुअली क्या हो गया, मैन मेड डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड्स जो नया टोटली नया मार्केट ओपन हो गया है। जैसे पहले रियल पर्ल और कल्चर पर्ल्स था, वैसे टोटली अलग सेगमेंट्स हो गया है, और ये दोनों अलग सेगमेंट अपने रीच से बढ़ रही है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कहा वो डिस्क्लोजर है, वो सही है। मैं भी मानता हूँ कि ज्वेलर को ये क्लियर कट डिस्क्लोज करना चाहिए कि वो लैब ग्रोन डायमंड बेच रहा है या नेचुरल डायमंड बेच रहा है, और दोनों का सर्टिफिकेशन इंडिपेंडेंट लैब से मिलता है। तो कस्टमर जब भी डायमंड की चीज़ खरीदेगा वो सर्टिफिकेट पे ध्यान दे कि उसमें क्या लिखा है। सर्टिफिकेट में क्लियर कट लिखा होगा नेचुरल डायमंड है कि लैब ग्रोन डायमंड है, और दोनों के प्राइसिंग में डिफरेंस होता है, तो वो देख समझ के कस्टमर को खरीदारी करनी चाहिए। ओके सर, प्राइसिंग की मैं बात कर रहा था। गोल्ड और सिल्वर का तो आपने बता दिया एसोसिएशन की वेबसाइट पे, एक्सचेंज की वेबसाइट पे, लेकिन डायमंड के प्राइसिंग देखने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। वो किस भरोसे वो डायमंड के प्राइसिंग तय करे कि ये सही प्राइस है? डायमंड का प्राइसिंग थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए जो अपने पुराने ज्वेलर्स हैं जिन पे आपका ट्रस्ट है या कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके पास जाइए, क्योंकि हर एक ज्वेलर डायमंड की चीज़ का भी आपको बायबैक देता है। कोई 5% 10% लेस करके जो बेची हुई चीज़ है उसको वापस ले लेते हैं। तो ऐसे ही ज्वेलर के पास जाइए कि वो बायबैक का आपको गारंटी देता है और उसके साथ सर्टिफिकेट देता है। प्राइसिंग इज़ अ कमर्शियल कॉल, हर एक अपने अपने हिसाब से प्राइसिंग रख सकते हैं, क्योंकि उसका तो कंट्रोल कोई भी एसोसिएशन नहीं कर सकती। लेकिन आपको जो बायबैक गारंटी देता है और सर्टिफिकेट देता है, ऐसे ही ज्वेलर के पास से आपको डायमंड की चीज़ खरीदनी चाहिए। ओके, डायमंड को लेकर, डायमंड जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं इस फेस्टिव सीजन में, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे अशोक जी? ये अभी जो नया ट्रेंड ऐसा आ गया है मार्केट में, जो इसे नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड, ऐसा अभी लैब ग्रोन डायमंड ऐसा हो गया कि इट इज़ बिकमिंग ए कॉमन मैंस डायमंड, कि तो हर पब्लिक, हर लोग जो नेचुरल डायमंड नहीं खरीद सकते उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है अभी नहीं, और आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि ये भी एक बड़ा मार्केट ग्रो होने वाला है। अब बात कर लेते हैं थोड़े इस चांदी को लेकर, क्योंकि चांदी के भाव का
तो आपने बता दिया कि एसोसिएशन की वेबसाइट से, ज्वेलर के यहाँ से जाके देख सकते हैं। एक्सचेंज पे भी भाव है और 1-2% का मार्कअप आप रखते हैं क्योंकि होलसेल के एसोसिएशन के भाव होते हैं। लेकिन सर चांदी में अभी भी प्योरिटी को लेकर काफ़ी चिंता रहती है क्योंकि हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, असिंग सेंटर नहीं है जितने होने चाहिए। क्या लग रहा है कैसे हम हॉलमार्क चांदी हमें मिल पाएगा? सरकार की भी ये मंशा है कि जैसे गोल्ड को मैंडेटरी हॉलमार्किंग किया है, वैसे धीरे धीरे आगे 2-4-5 सालों में सिल्वर को भी मैंडेटरी हॉलमार्किंग करना चाहिए। लेकिन सिल्वर हॉलमार्किंग करने के लिए जगह बड़ी लगती है और उसने सेंटर्स अभी तक इंडिया में बने नहीं। कुछ 8-10 सेंटर होंगे जहाँ पे चांदी का हॉलमार्किंग होता है। तो मैंडेटरी हॉलमार्किंग को टाइम है, लेकिन अभी बहुत सारे सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होते हैं जो 9 to 5 या स्टर्लिंग सिल्वर जो हम कहते हैं उसमें ज्वेलरी बन के आती है। तो ये स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए जहाँ जहाँ पे मिलती है। और जो आप कहते हैं कि लो प्योरिटी की भी चांदी के चीज़ें आती है, तो चांदी का ऐसा मेटल है कि जिसमें लोअर प्योरिटी पे ज़्यादा इंट्रिकेट डिज़ाइन या ज़्यादा आकर्षक चीज़ें बन सकती है, इसलिए थोड़ा लोअर कैरेट 80 या 85% की चीज़ें भी बनती है। लेकिन आज हॉलमार्किंग आने में आपको 80, 85, 92 की तरह हर एक चीज़ में हॉलमार्किंग बन सकता है। लेकिन धीरे धीरे मैंडेटरी सिल्वर हॉलमार्किंग आने को 2-4 साल लगेंगे, लेकिन सिल्वर हॉलमार्किंग भी धीरे धीरे मार्केट में बढ़ रहा है। ओके, तो एक अच्छी बात इन्होंने बता दी कि कभी भी आप चांदी की ज्वेलरी खरीदने जाए ना, तो स्टर्लिंग सिल्वर जो 92.5% की प्योरिटी के साथ आती है उस प्रोडक्ट को ले, वो आपके लिए यहाँ पर बेहतर विकल्प हो सकता है। चांदी के खरीदारों के लिए आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक बड़े मार्केट में बैठते हैं वहाँ पर साउथ में, तो क्या सलाह देंगे? साउथ में नेचुरली 92.5 की सिल्वर ही चलती है और ज़्यादा तादाद में आर्टिकल्स में चलती है। वहाँ पे ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी का अभी चलन चालू हुआ, लेकिन ज़्यादा पूजा के सामान और बाकी घर में बर्तन वगैरह उस तरह की आइटमों में, आर्टिकल्स में चांदी बहुत ज़्यादा चलती है। आशीष जी, चांदी की जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है और जैसे जैसे मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहा है हिंदुस्तान में अपने, तो वहाँ पर लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है अलग अलग प्रोडक्ट्स के। अब मंदिरों में इस्तेमाल हो रहा है, यूटेंसिल्स में इस्तेमाल हो रहा है, गिफ्टिंग में बड़ी रेंज है। तो क्या क्या रेंज होंगी और उसमें किस प्योरिटी की चांदी ज़्यादातर यूज होती है? यूटेंसिल्स में कितनी प्योरिटी वाली यूज होती है, मंदिरों में किस तरह की होती है? बार और कॉइन की छोड़ दीजिए, वो तो काफ़ी समय से आ रहा है, आमतौर पे लोग 999 वाली ही बार या कॉइन लेते हैं, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स में जो भी सिल्वर के आइटम जो सॉलिड है, जैसे बर्तन है या थाली है, वो लगभग 99% प्योरिटी वाले आते हैं, जो कि स्टैंपिंग करके या डाई बना के उसमें बना सकते हैं। लेकिन जो इंट्रिकेट है, दिया है या ऐसे इंट्रिकेट वर्क है जहाँ पे सॉल्डर लगता है, वो थोड़ा लोअर प्योरिटी का आती है, लेकिन इंट्रिकेट काम उसमें ज़्यादा बन सकता है। आजकल जो लकड़ी के फर्नीचर है, उसके ऊपर भी चांदी का वर्क या प्लेटिंग करके या पतरा लगा के बहुत सारे अच्छे आइटम्स बन रहे हैं, या फैंसी थालियाँ या डिनर सेट्स वगैरह बन रहे हैं। और जो आपने एक बात सही कहा, क्योंकि सोना का रेट इतना हो गया है कि अभी सिल्वर की तरफ लोग गिफ्टिंग के लिए बहुत सीरियसली देख रहे हैं। तो इस साल दिवाली में बहुत सारे लोगों ने सिल्वर की गिफ्टिंग आइटम्स या सिल्वर की ज्वेलरी इसके ऊपर फोकस किया है और इस बार उसका मार्केट भी अच्छा बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके सर, चांदी का पानी चढ़ा हुआ, परत चढ़ा हुआ, जैसा आपने चर्चा कर दी, तो एक सवाल मैं भी पूछ लेता हूँ। काफ़ी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि सोने की परत वाली है, ओरिजिनल सोना नहीं है, वो क्या फ़र्क होता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, हमें कितना भाव देना चाहिए? सोने का परत मतलब पतरा रहता है, उसमें जब लकड़ी के ऊपर पतरा बना के और वो चढ़ाने के पहले उसका बाकायदा वजन किया जाता है और उसके बाद वो चढ़ाया जाता है। जैसे आपने कहा मंदिर में बड़े बड़े दरवाजे या जो बैठक बनाते हैं, तो उसका पहले वजन करके डालते हैं, तो उसमें वजन में कुछ तकलीफ नहीं होता, लेकिन दिखता बड़ा है और एक्चुअल उसमें जो चांदी का वजन जाता है वो कम जाता है। ओके, चलिए अब मार्केट में ट्रेंड की बात कर लेते हैं। त्योहारी सीजन में सर किस तरह की डिमांड दिख रही है? क्या भाव जिस तरह से उठापटक चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की डिमांड है अभी स्टोर्स में? पिछले 1-2 सालों में मैं थोड़ा डाइवर्जेंट ट्रेंड देख रहा हूँ कि लाइट वेट का, ट्रेंडी, जो रेगुलर वेयर में पहन सकते हैं ऐसी ज्वेलरी भी मांग रहे हैं और ब्राइडल और हेवी वेट वाला दोनों मांग रहे हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि भाव बढ़ के 50 हो गया, 55, 60 हो गया, तो ब्राइडल वाला बड़ा हेवी ज्वेलरी नहीं चलेगा, लेकिन 50-60 का रेट होने के बावजूद भी बड़ी ज्वेलरी अभी भी चलती है, ट्रेंड में है।
और लाइट वेट भी उसके साथ साथ रेगुलर वेट ट्रेंडी दोनों चल रही है। ये तो दोनों तरफ एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम चलते हुए देख रहा हूँ। ओके, आपके हालांकि स्टोर जो है वो वेस्ट इंडिया में ज़्यादा है, साउथ का ट्रेंड क्या कह रहा है सर? किस तरह की डिमांड है, किस तरह के टिकट साइज़ की बाइंग हो रही है, किस तरह के प्रोडक्ट की बाइंग गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा हो रही है? ऐसा है कि पहले ज्वेलरी जनरली ऐसे जैसे भाव बढ़ते थे तो लग रहा था कि भाई भारी वजन वाली ज्वेलरी नहीं बिकेगी, शादी ब्याहों में भी कम वजन की ज्वेलरी पसंद करोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना भी भाव हो, मैंने 200 से भी देखा है, आज 6000 भी देखा है, लेकिन ऐसे की ऐसी ज्वेलरी चल रही है भारी जो वेडिंग अपनी, क्योंकि अपना पहनाव ऐसा है कि उनको वो ज्वेलरी से ही वो पूरा होता है पहनाव, तो उसके हिसाब से भारी वजन भी चल रहा है। लेकिन आज के यूथ जो नए जनरेशन के हैं उनको थोड़ा लाइट वेट वो चाहते हैं, लाइट वेट ज्वेलरी पसंद करते हैं, और उनके लिए अभी इंडिया में नई डिज़ाइन भी ट्रेंड आई है मार्केट में कि जो यूथ को भी सेटिस्फाई कर सके। बिल्कुल, क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है और जो नए जनरेशन्स हैं वो उनको भी शिफ्ट करे, वाइट गुड्स की तरफ, गोल्डन गुड्स की तरफ आएँ। ये फोकस आप लोगों का कि अच्छा ट्रेंड है, कम से कम इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और दिखावा भी हो जाता है। अब भाव की बात कर लेते हैं। मैं नियर टर्म जो ये जो चल रहा है ट्रेंड, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन बन रहा है, एक के बाद एक लड़ाई होती रहती है, बहुत अनसर्टेनिटी है, भाव नीचे आता है फिर कभी भी ऊपर चला जाता है। क्या लग रहा है जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए क्या 60,000 के नीचे का भाव आपको परफेक्ट खरीदारी का भाव लगता है गोल्ड में? एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा कि एक बार उठापटक हुई थी, तो मेरे हिसाब से 1810 के आसपास जो रेट आया था वो मेरे हिसाब से बॉटम था। और ये इज़राइल का जो और पैलेस्टीन का जो झगड़ा शुरू हुआ उसके पहले ही यूटर्न लेके भाव बढ़ने की आशंका आ गई थी, और ये झगड़ा या वॉर शुरू होने से वो स्पाइक एकदम ज़्यादा हो गया और लगभग 59,500 तक गया। लेकिन मेरे हिसाब से एनीथिंग अंडर 60 इज़ अ गुड प्राइस, क्योंकि आगे चल के मैं 20,000 30-40 या आगे चल के $2,100 तक का रेंज में सोने में देख रहा हूँ। तो तब तक तो लगभग 62,000 तक प्राइस जा सकता है। तो आई थिंक एनीथिंग अंडर 60 इज़ अ गुड प्राइस। ओके, और ये जो टाइम 62,000 का जो आप देख रहे हैं भाव, तो ये कितना समय लगेगा? 6 months to a year। 6 मंथ से 1 साल के आसपास में। आपको क्या लग रहा है 60,000 के नीचे का भाव परफेक्ट है खरीदारी करने के लिए गोल्ड में? अगर जब भी आपको लगे कि 60,000 के नीचे भाव है तो आपको आँख मीच के खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरे को इसके नीचे ज़्यादा दिखता नहीं है, और सोना ऑलवेज अप ट्रेंड ही है, आज लो कल लो, लेकिन आज लेने में फ़ायदा है। अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में का भाव क्या परफेक्ट लग रहा है? क्या 70 के नीचे चांदी बाइंग करनी चाहिए या और नीचे आने दे तब चांदी खरीदें? आई थिंक 68-67 के नीचे तो मुझे दिखता भी नहीं है, तो एनीथिंग अंडर 70 इज़ अ गुड प्राइस इन द शॉर्ट टर्म। और चांदी में बिकॉज इट्स वोलेटाइल प्राइस, सोने से बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो शायद एक बार आपको थोड़ा एक नीचे ड्रॉप में कम में मिलने का चांस है, बट अदरवाइज 70 के नीचे इज़ अ गुड प्राइस। यानी 70 के नीचे ऑन एन एवरेज आप बॉटम आउट करना, बॉटम फिशिंग करना कि हमें एकदम से नीचे मिले, ये तो कभी भी मुमकिन किसी भी सिक्योरिटीज़ में नहीं होता है, चाहे वो बुलियन हो या स्टॉक में पैसे लगाते होंगे। आपको क्या लग रहा है चांदी का कौन सा भाव खरीदारी के लिए सबसे बेहतर होगा, और चांदी का आपका प्राइस टारगेट क्या कह रहा है? मैं आशीष जी सहमत हूँ कि चांदी 70,000 के नीचे आपको जो भी मिले ले लेना चाहिए, वो बेस्ट प्राइस है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त दिया हमें, और आप भी साउथ से यहाँ पर आए हैं बॉम्बे में और अपनी राय हमें रखी, साउथ मार्केट का पूरा ट्रेंड बता दिया। शुक्रिया। तो त्योहारों की इस शॉपिंग में आप देख रहे हैं कि किस तरह की ग्राहकों की भीड़ है, ग्राहक लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, और क्या ट्रेंड आपने समझा, खरीदारों को क्या सलाह दी जा रही है, क्या एहतियात आपको बरतनी है, तमाम मुद्दों पर हमने आज बात की। तो इस खास पेशकश को फिलहाल यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।